रवायात हैं, हर आदमी को हक पहुंचता है कि वो आए बिला खौफ व खतर अपने राय का इजहार करे, और स्पेशली हर आदमी को जाए कि वो सूबाई असेंबली का मेंबर हो और उनकी राय से हुकूमत बने या बिगड़े, उसको ये अपॉर्चुनिटी डिनाई कर लेना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादती है। आदमी को रियासत की खातिर, रियासत की बका की खातिर, रियासत की मनसूबी मजबूती की खातिर, जमहूरियत की बका और जमहूरियत की तसलसल के खातिर इस किस्म की कार्रवाई को हम मुकम्मल तौर पर कंडम करते हैं। हमारे पार्टी क़यादत ने 2 दिन पहले भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। हमारी पार्टी क़यादत ने मुझे भी हिदायत की है और मुर्तज़ा बेटे को भी हिदायत की है कि हम भी उनके बिहाफ पे खुल के इसको कंडम करें, और इसकी कार्रवाई अगर यहाँ पर रुकेगी नहीं तो चेयरमैन बिलावल भी आएंगे और अपना एहतजाज यहाँ पर आपके सामने करेंगे। इस किस्म की कोई कार्रवाई हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम उस अमल का हिस्सा नहीं बन जाते हैं जो जमहूरियत की राह में रुकावट पैदा कर ले, जो जमहूरियत के तसलसल को खराब करे, जो कि बेईमानी और धांधली और हार्स ट्रेडिंग और पैसे के जरिए से लोगों की ज़मीर को खरीदने की कार्रवाई की जाए। धौंस और धांधली से, धमकियों से और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से लोगों को रोक लें, ये बहुत ज़्यादती है। बलूचिस्तान एक बहुत सेंसिटिव सूबा है और बलूचिस्तान से हमेशा ये हुकूमतों का जब इख्तिताम होता है तो मामला बलूचिस्तान से ही उठता है और वहाँ से कार्रवाई उठता है और फिर पूरे मुल्क को इनगल्फ कर लेता है और फिर जमहूरी प्रोसेस डीरेल होता रहा है। माजी हमें ये बता रहा है। हम इमरान खान साहब को उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हुकूमत ये उनके इत्तेहादी है, बल्कि उनके पार्टी का हिस्सा है। वो मेहरबानी करके जाम साहब को बताएं कि सूबे में खेल न खेले सियासी, ये खेल उनको बहुत महंगा पड़ेगा, ये बलूचिस्तान को भी बहुत महंगा पड़ेगा। बलूचिस्तान की सियासत, बलूचिस्तान के सियासतदान जो किसी ज़माने में अपने असूलों के लिए बड़े मशहूर थे, बड़े कदावर किस्म के शख्सियात थे बलूचिस्तान के सियासत में, उनके नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप प्रेस से मुतल्लिका लोग हम उनके बारे में तो सोचना भी गुनाह था कि वो अपने ज़मीन का सौदा करेंगे और 3 दिन में वो राय तब्दील कर देंगे, क्योंकि 3 दिन में जाम साहब कोई स्पेशल अपने एक कैरेक्टर के साथ आएंगे, ऊपर से वही आ जाएगा और उनके लिए कहा जाएगा अहले दीन हैं, रज़ेदारी है उनकी, मुमकिन है उसका कोई कम्युनिकेशन हो, रब पाक के पास डायरेक्ट डायलिंग हो। मुझे नहीं लगता है कि ये जो 3 दिन में फ़ैसला होगा वो ऐसा फ़ैसला होगा जो आवाम की ज़मीर से मुताल्लिक होगा। तो मैं इसको, ये बलूचिस्तान वाले पोर्शन को यहाँ पर रोकता हूँ और इस डिमांड के साथ कि जाम साहब मेहरबानी करें और इमरान खान साहब मेहरबानी करें, मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मेहरबानी करे, ये लोगों को रोके नहीं कि वो अपने राय के इजहार से बाज आ जाएँ और परे हटे और एक तरफ हों और घरों में उनको महबूस किया जाए। अभी जहाँ तक मुल्की मईशत का ताल्लुक है, मुल्की मईशत ने तो लोगों की चीखें निकलवा दी और डॉलर बड़ी तेज़ी से 200 रुपये की तरफ जा रहा है, 200 रुपये की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से पेट्रोल भी 200 रुपये की तरफ जा रहा है। और हमारे बहुत अच्छा कहा मुर्तज़ा बेटे ने कि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक जो एक आईनी ओहदा है, वो कहते हैं मसला कोई नहीं है, हमारे साथ 70-80 लाख हमारे एक्सपेट्रिएट है, बाहर तारकीन वतन है, वो जब पैसा भेजेंगे पाकिस्तान में तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत जब क्या लॉजिक है, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, 22 करोड़ में से एक आधे करोड़ लोगों का फ़ायदा होगा, बाकी 21.5 करोड़ बाहर में चले जाएं, उसकी परवाह नहीं है। ये अप्रूवल है उसको इसके इमरान खान साहब की। और अब आवाम निकली है रोडों पे, पीपल्स पार्टी भी बाहर आई है और दूसरी पार्टियां भी आ रहे हैं। मैं तो सलाम कहता हूँ ये अपोजिशन पार्टी के लीडरान को कि वो उनको लीड कर रहे हैं। अगर इनको छोड़ते तो इस बात का इम्कान, बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि अगर इनको रोडों पे आवाम को छोड़ दिया, अभी उनकी वो हालत पहुंची है कि वो लास्ट स्ट्रा दी बैक ऑफ द कैमल वाली कारी कहते हैं कि वो कोई पता नहीं कि लूट मार में इब्तला हो और सब कुछ सब दाएं बाएं कर दें, ऊपर नीचे कर दें। इस बात का इम्कान है, लोगों में अभी मज़ीद बर्दाश्त नहीं है, इस काबिल नहीं है।
تو یہ اگر یہ کریں گے سیاستدان، ہمارے سیاسی پارٹی کے لیڈران، یہ اگر لیڈ کریں گے تو ممکن ہے ان کو ریگولیٹ کریں اور صحیح طور پر کریں۔ عمران خان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن انہوں نے اوپن شروع کر دیا ہے، اور یہ ملک کے بقا کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے۔ پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین کرتی ہے کہ اس ملک میں مصلحت کی سیاست کی جائے، ملک کی مفاد کی سیاست کی جائے، آرم فورسز کو جتنی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جائے، کیونکہ اس خطے کے حالات یہی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ افغانستان میں جو چینج آیا ہے، اور افغانستان کے چینج سے کون کون سے ممالک اور کون کون سے سپر پاور اس میں انوالو ہیں، ان کے مفاد افیکٹ ہو گئے ہیں، اور ایران میں کیا ہو رہا ہے، وہ گلف کراس کیا ہو رہا ہے، یہ وہ باتیں ان کی تفصیلات میں جانا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ سیاسی اتحاد اور اتفاق ہو، ہم اکٹھے ہوں اور اپنے آرم فورسز کو اور اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کو مکمل سپورٹ پرووائڈ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں جو بارڈر کو کراس کر کے اس طرف اگر کوئی کارروائی ہو تو اس کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کی جا سکے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت مہربانی، میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا۔ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں شکر گزار ہوں گا اور جواب دوں گا، اگر میں جواب نہیں دے سکا تو منتظر رہیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کس اراکین کا نام ہے؟ اس میں یقیناً نواب ثناء اللہ زہری صاحب بھی ہوں گے۔ نواب ثناء اللہ زہری کے پاس اس وقت کیا کوئی اخلاقی، آئینی اور باقی جواز باقی رہ گیا کہ نواز شریف کے مینڈیٹ کو جام سوال کے خلاف استعمال کریں؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے کل یہ ہے کہ جاپانی ریسٹورا نے خبر کیا دی تھی کہ گوادر سے منتقل ہوتے سارے کراچی سے منتقل ہو گئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی گوادر کے معنی میں؟ بہت مہربانی آپ کی۔ رہ گیا نواب ثناء اللہ زہری کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ وہ منتخب ہو چکے ہیں، وہ واحد ممبر ہیں۔ واحد ممبر یا ممبر کی اکثریت اگر کوئی فیصلہ کر لے کسی اسمبلی کے اندر تو ان کا حق ہوتا ہے اپنی رائے کو اس طریقے سے اظہار اس کا کر لینا جیسے کہ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ وہ چونکہ واحد ممبر ہے، وہ جس طرف چاہے اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسلم لیگ نون نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے کہ وہ جام صاحب کے ساتھ ہیں؟ نو، انہوں نے نہیں کہا ہے، انہوں نے نہیں کہا ہے۔ تو نواب ثناء اللہ اس وقت انڈیپینڈنٹ ہے اپنے رائے کے اظہار کا، چاہے وہ مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی میں ہے۔ رہ گیا وہ آرٹیکل جس کی بات آپ کر رہے ہیں جیپنیز پریس میں جو چھپا ہوئے، اس سے سب سے زیادہ میں فکر مند تھا، اور میں نے ہر طرف ڈھونڈنے کی کوشش کی اس کو حقیقت کے اور ادروائز معلوم کرنے کے لیے۔ اس میں فی الحال کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک اسپیکولیشن ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ چائنیز نے اس خطے میں آ کے، سی پیک کے رستے میں آ کے، ان کا ڈائریکشن تھا گوادر، اور گوادر میں اگر ان کے فٹ اسٹیپ وہاں پر اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو گلف کو کنٹرول کر لینا، گلف کے تھرو جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے، یہ جو آپ کا فیول کی جو فلو ہے، دنیا کی 45% آئل اور گیس اور تمام کی تمام کاروائی یہیں سے وہیں سے حق کر کے سامنے جاتی ہے۔ کراچی سے وہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہ ہے وہاں پر جب گوادر میں کاروائی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ اپنے تمام جو کاروائی پچھلے 20 سال سے کر رہے ہیں وہ اس کو ابنڈن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے پاس 3.5 ارب کی بات ہوتی کہ وہ کراچی میں انویسٹ کریں گے۔ 3.5 ارب جیپنیز اکانومی کے لیے، جیپنیز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ 3.5 ارب ادھر بھی لگائیں گے، 7 ارب بھی لگائیں، 10 ارب، لیکن گوادر سے کبھی بھی اپنے آپ کو انخلا نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ہاتھ میں دے اور وہاں پر کوئی اور آ جائے، میرا یہ خیال۔ جناب یہ بتا دیں کہ راتوں رات جب باپ پارٹی کو بنایا گیا تھا تو سب کو پتا تھا کہ ان کے پیچھے کون ہے، پھر 18 کے انتخابات میں ان لوگوں کو جتا کر سامنے لایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اب 2-3 مہینے سے جو بلوچستان میں ایک سیاسی بحران ہے، بتایا جا رہا ہے کہ باپ ورسز باپ ہے۔ اگر آخر یہ جو کٹپتلی لوگ ہیں جو راتوں رات ان کی پارٹی بنائی گئی تھی اور پھر انہیں حکمران بنایا گیا تھا، آخر ان میں اختلافات کیا ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے وہ ادارہ جنہوں نے باپ کو بنایا تھا، پھر باپ کی حکومت بنائی تھی بلوچستان میں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں، انہی کے لوگ ہیں جن کو جتایا گیا تھا، انہی پارٹی سے ان کا تعلق ہے جو پارٹی جو ہے نا اس ادارے نے بنایا تھا۔
करना क्या चाह रहे बलूचिस्तान की सियासत में, ये आप देखिए, आपने जो कुछ कहा इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की तरफ, जिन अदारों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई सियासी रोल अपने लिए उन्होंने मज़ीद अपने पास रखा हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात के लिए कि मैं बताऊं कि किस अदारे ने उनको बनाया, इकट्ठा किया, क्या 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 नहीं किया। अगर उन अदारों ने बनाया होता और इकट्ठा किया होता तो चाहिए ये था कि वो उनको इकट्ठा रखते, क्योंकि उनकी अगर वो पैदावार थी तो उस पैदावार को कामयाब और फ्रूटेशन तक पहुंचाना चाहिए था। तो ये बात बज़ात खुद इस चीज़ की दलील है कि शायद किसी की इन्वायरमेंट उस तरह की नहीं थी जिस तरह के हम समझ रहे थे। तो यही वजह है कि वो बिखर गए, दो हिस्सों में बढ़ गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अगर सीधी सी बात है, अगर मैंने कहीं पर कोई अगर एक प्लांट लगाया हुआ है, एक क्या कहते हैं उसको, एक फसल लगाया हुआ है, तो मैं तो फ्रूटेशन पे उसको पहुंचाऊंगा, मैं कटाई तक ले जाऊंगा गंदम को, ताकि गंदम आ जाए मार्केट में और उसका बेनिफिट लोगों को। तो ये आपस में लड़ पड़े हैं। तो जो अगर वो इतने ताकतवर थे कि उनको बना सकते थे तो उनको इकट्ठा भी रख सकते थे और इकट्ठा रखना चाहिए था। तो मेरे पास कोई ऐसी सबूत नहीं है आपके बात के सपोर्ट में। जी अरबाब, जब बाकी आम इंतखाबात में मजबूरी तौर पर 1.5 साल या पौने 2 साल रह गए हैं, और उस सूरत हाल में जब 3.5 साल में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका जिसकी बुनियाद बनाकर वो जाम साहब के खिलाफ आए हैं, तो कोई भी अगर जाम साहब की जगह आ जाएगा तो उनके पास इतने मसाइल कहाँ से आएंगे, क्योंकि मरकज़ खुद आपने जो मरकज़ की हालत बयान की और मरकज़ी बैंक की भी हालत बयान की। तो इस सूरत हाल में जो नए वज़ीर आला आएगा उसको बहुत सारे चैलेंज सामने होंगे और वो शायद इन चैलेंजेस को मुँह भी न दे पाए। अब आपने ठीक कहा, आने वाले वजीर आज़म के भी ऐसे मसले होंगे, आने वाले वज़राए आला मुख्तलिफ सूबों के उनके भी ऐसे मसले होंगे, बलूचिस्तान के मसले भी वैसे होंगे, समझ आई। लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि अगर कोई हुकूमत नाकाम होती है और उसके जगह पे आने वाली हुकूमत अपनी कोशिश पूरी न करे। मेरे ख़्याल में अगर कोई आदमी कोशिश पूरी करे, बलूचिस्तान के मसाइल को अनएक्सप्लोर्ड, उनको अगर सही तौर पर एक्सप्लोर करें तो गुंजाइश बहुत है तरक्याती काम करने के लिए। ग्वादर वाला मामला अगर मटीरियलाइज हो जाता है, रेको दिक वाली कार्रवाई ठीक हो जाती है, साइंदक वाला मसला ठीक हो जाता है, इस अपने सरजमीन को, ज़मीन के ऊपर अगर अपने आप को और पहाड़ों पर अपने आप को अगर हम एड्रेस करें और रब पाक से दुआ करें और डिमांड करें कि निकालो ख़जाने जो नीचे पड़े हुए हैं, अगर काबिलियत और अहलियत हो और दुनिया के लोगों को, इन्वेस्टर्स को और मुल्की इन्वेस्टर्स को लाया जाए तो बलूचिस्तान में बहुत कुछ किया जा सकता है। गुंजाइश बेहतरी की है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि अगली हुकूमत आए तो वो बेहतर काम कर सके। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मौके हैं, बहुत अच्छे मौके हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा क्या रोल होगा, जो भी अगर आएगा उस वक्त हुकूमत में, अगर वो मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, जोर लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह हालात को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। जनरल साहब, जब से हुकूमत और इदारे एक सफ़े से थोड़ा आगे पीछे हुए हैं, तो पीडीएम एक्टिव हो गई, पीपी एक्टिव हो गई, तहरीक लब्बैक एक्टिव हो गई, बलूचिस्तान के सियासी मामला चेंज हो गए। क्या आप पिन्नी की तरफ से कोई इशारा आ गया है कि मुल्की जो सियासत है वो उसका मंजरनामा चेंज होने जा रहा है, वफाकी हुकूमत जो है वो भी जाने वाली है? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि ये सवाल आप इमरान खान साहब से करें, ये सवाल आप शेख रशीद से करें, ये सवाल आप इमरान खान के वज़रा फवाद चौधरी साहब से करें। ये लोग हैं जो कहते रहे हैं कि हम एक पेज पे है और ये है और वो है, हमें फ़लाने का सपोर्ट है, फ़लाने का नहीं है, क्या है क्या नहीं है। मैं तो इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि उनको क्या ज़रूरत थी अगले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फवाद साहब को और आमिर डोगर साहब को, और वहाँ पर जो बातें उन्होंने की अपनी हुकूमत के बारे में, वज़ीर आज़म की कुर्सी के बारे में, उसके ऑफिस के बारे में और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह के कुर्सी और उसके इख्तियारात के बारे में, जिस किस्म के उन्होंने कमेंट किए, और इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर की वहाँ पर रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी को लॉन्च करने के वक्त, ये वो चीज़ें हैं
जिसका नतीजा उस तरह से निकल रहा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह भी DGISI की तकरीर का मामला है, आप पाक फौज का हिस्सा रहे, तो उससे क्या प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह होता है कि ISI की चीफ की तकरीरी आर्मी चीफ प्रोरोगेटिव होता है या वज़ीर आज़म करते हैं, और अगर आप इस जगह होते तो क्या फैसला करते हैं? देखिए, ये कभी भी आज तक पाकिस्तान की 74 साल की हिस्ट्री में ये मसला कभी भी कोई मसले के तौर पर सामने नहीं आया है। DGISI अपॉइंट होता रहा है। 74 के बाद ISI में इन्वॉल्वमेंट बना इसकी सिविल गवर्नमेंट की, और प्राइम मिनिस्टर को बुनियादी तौर पर एक एडिशनल इनपुट के तौर पर सिविल की तरफ से IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो एक पॉलिटिकल विंग के तौर पर एक विंग उसके अंदर क्रिएट किया गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की रोल की ज़रूरत पड़ गई और उनकी अप्रूवल की। ये हमेशा ये कार्रवाई हम सुनते ही रहे हैं, और जो मेरी समझ है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे ज़ुबानी इसकी डिस्कशन करते हैं, अप्रूवल लेते हैं, पोस्टिंग आर्डर निकलता है। उस पोस्टिंग आर्डर को किसी ने क्वेश्चनेबल नहीं किया, उसको उन्होंने मौजूए बास किसी ने आज तक नहीं बनाया। इस हुकूमत ने किस लिए बनाया मेरे समझ नहीं आती, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि इसके ऊपर कंसल्टेशन की गई थी। और ये जो कहानी ये जो खेली जा रही है, अपना क्या कहते हैं उसको, समरी वाली कहानी, ये हमेशा बाद में होता रहा है, कागजी कार्रवाई होता रहता है। और जहाँ पर एक पेज की कार्रवाई होती है तो वहाँ पर तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान रहता है ये कंसल्टेशन वाली कार्रवाई का। और यही हुकूमत कहती रही थी कि किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, तो कोई वजह नहीं है इस बात पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचना कि प्राइम मिनिस्टर से कंसल्टेशन नहीं की गई थी, उनका राय शामिल नहीं था इसमें, और उन्होंने भी खुल के अब तक ऐसी कोई बात नहीं की है, तो उसको इसी पर छोड़। लास्ट क्वेश्चन यार ज़रा ज़ोर से, मैं ज़रा, मेरे भाई, एक लेफ्टिनेंट जनरल के खिदमात फौज से दिए जाते हैं। तमाम आर्मी के जितने भी रैंक एंड फाइल है, सिपाही से लेकर ऊपर तक, एक सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का, चलाने का, आगे पीछे करने का। इसी तरह से ऑफिसर्स की जब बात आ जाती है, सीनियर ऑफिसर्स की बात आ जाती है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको दाएं बाएं करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो तब्दीली आई है वो पुराने DGISI की एक रिक्वायरमेंट थी उसकी कमांड की, कि बुनियादी तौर पर वो फुल्ली डिज़र्व करते हैं ये उम्मीद रखने की कि अगली मरतबा शायद उनकी बारी आ जाए। फैसला करना प्राइम मिनिस्टर ने करना है, रब पाक की मर्ज़ी उसमें शामिल होती है, लेकिन आर्मी कमांडर का, आर्मी चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने ज़ेर कमान को बराबर के मौके दें, और बराबर मौका उनको डिनाई नहीं करना चाहिए, ताकि उस कंपटीशन में कम से कम कम्पीट तो कर सकें। किसी को टेक्निकली नॉकआउट करना मुनासिब नहीं। थैंक यू। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया।